विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट चैनल में। आज हम लेंगे मानव शरीर व स्वास्थ्य का तीसरा भाग। इस भाग के अंदर हम दो टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और इस पार्ट को हम समाप्त करेंगे। जो पीछे का पार्ट बचा हुआ है वो हम आज पूरा का पूरा लेने वाले हैं। तो आज के हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा नशीले पदार्थ, और दूसरा टॉपिक हमारा यहां से रहेगा खाद्य पदार्थों में मिलावट। सबसे पहले हम नशीले पदार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट। नॉर्मली नशीले पदार्थ होते क्या हैं, देखिएगा इधर। वो आनंद की अनुभूति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए वो लोग नशा करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है त्यों-त्यों वो इसके आदी होते चले जाते हैं। इसलिए वो नशीले पदार्थ उनके शरीर पर कुप्रभाव छोड़ देते हैं, कुप्रभाव छोड़ देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है नशीले पदार्थ के अंदर कि नशीले पदार्थ सबसे पहले तो आनंद की अनुभूति के लिए लिए जाते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों वो रेगुलर रूप में रहते हैं त्यों-त्यों उसका शरीर पर कुप्रभाव आना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वो सारे के सारे नशीले पदार्थ हम सीक्वेंसली क्रम से सभी के सभी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहला नशीला पदार्थ हो गया गुटखा, दूसरा यहां से तंबाकू। पहला गुटखा, दूसरा तंबाकू, तीसरा मदिरा, चौथा अफीम और पांचवा यहां से है हेरोइन। ये मुख्य रूप से ये 5 प्रकार है नशीले पदार्थों के जो भारत के अंदर अत्यधिक लिए जाते हैं। इनका सेवन भारत के अंदर अत्यधिक किया जाता है। सबसे पहले एक गुटखे के अंदर सुपारी होती है। सुपारी के साथ में जब चूना मिलाते हैं, कत्था मिलाते हैं और इसके साथ में हम मिला देते हैं संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित खुशबू, और हम मिला देते हैं धातु वर्क। आप देख रहे होंगे एक गुटखा कैसे बनता है, गुटखा किसका मिश्रण है। तो यहां से हम कहेंगे कि सुपारी, चूना, कत्था, संश्लेषित खुशबू और धातु वर्क मिलकर गुटखे का निर्माण करते हैं। अब अगर गुटखा खाया जाएगा लंबे समय तक तो वह हमारे शरीर पर किस प्रकार से कुप्रभाव छोड़ता है, इसको देखें। अगर लंबे समय तक गुटखा खाया जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एक विकार पैदा होता है। विकार का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, विकार का मतलब होता है रोग, यानी कि एक रोग हो जाता है, एक विकार हो जाता है ज्यादा गुटखा खाने से या लंबे समय तक गुटखे के सेवन से। कौन सा जो विकार है या रोग पैदा होता है, तो वो होता है रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस। आपको नाम याद रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक रोग है जो कि ज्यादा गुटखा खाने से हो जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के क्या लक्षण होते हैं। ये जो रोग है मैंने बताया है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इस रोग के क्या लक्षण होते हैं ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि जो हमारे जबड़े की मांसपेशियां हैं, हमारे जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती हैं और जबड़ा पूरा खुलता नहीं है। ये इस सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग का मुख्य लक्षण है।
इसके अलावा अगर ज्यादा गुटखे का सेवन किया जाता है तो जीभ पर छाले हो जाते हैं, मुंह पे छाले हो जाते हैं या कैंसर होने की संभावना भी रहती है अगर ज्यादा गुटखा खाया जाता है। तो आपको विशेष स्पेशल रोग अगर पूछा जाता है कि गुटखे की वजह से, ज्यादा गुटखे के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो आप वहां पे एक शब्द बताओगे, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। और इसका लक्षण यह है कि जबड़ा आसानी से खुलता नहीं है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। इतनी चीज आपको गुटखे के अंदर याद रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। तो पहला नशीला पदार्थ गुटखा हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा नशीला पदार्थ कौन सा है, तो ये हमारे पास में है तंबाकू। अब तंबाकू से रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। निकोटिएना टोबेकम। ये निकोटिएना टोबेकम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो निकोटिएना टोबेकम वैज्ञानिक नाम है तंबाकू का। पहला प्रश्न आप याद रखें, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में, ये तो हो गया यहां से इसका वैज्ञानिक नाम। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि तंबाकू किस कुल का पादप है, तो यहां से आपको याद रखना है कि तंबाकू है सोलेनेसी कुल का। तंबाकू किस कुल का पादप है, तो तंबाकू है सोलेनेसी कुल का पादप। देखिए तंबाकू के अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है, तंबाकू के अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है, उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटिन। उस एल्केलॉइड का नाम क्या है, तो उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटिन, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू के अंदर निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। अब ये जो निकोटिन है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, क्योंकि तंबाकू में नशा तो निकोटिन के कारण होता है, यानी कि जो निकोटिन है वो यहां से तंबाकू के पत्ती वाले भाग से प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न जरूर याद रखें कि निकोटिन तंबाकू के किस भाग से प्राप्त होता है, तो निकोटिन पादप के पत्ती भाग से प्राप्त होता है। कितना होता है, तो लगभग 1 से 8%। 1 से 8% आपको याद रखना है कि 1 से 8% तक निकोटिन तंबाकू के पत्ती के अंदर होता है। चले हम आगे, लगातार अगर हम तंबाकू का सेवन करें तो हमारे शरीर पर क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। तो पहला कुप्रभाव याद रखिएगा कि अगर ज्यादा तंबाकू सेवन करते हैं तो यहां से कैंसर की संभावना रहती है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, कैंसर की संभावना रहती है। ये कैंसर कहां कहां हो सकते हैं, तो जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, या फिर फेफड़े का कैंसर हो सकता है। क्योंकि तंबाकू को अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, जैसे कि इसको सूंघ कर लिया जाता है, इसको मंजन के रूप में भी लिया जाता है। तीसरा यहां पे याद रखना है कि इसे चबा के लिया जा सकता है। ये इस किसके रूप हो गए, तंबाकू को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है उसके रूप हो गए। अगर हम यहाँ पे इसको चबा के ले रहे हैं या फिर हम इसको मंजन के रूप में ले रहे हैं तो जीभ का रोग हो सकता है, गले का रोग हो सकता है। अगर हम यहाँ पे श्वास के माध्यम से ले रहे हैं तो यहां से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा यहां पर आपको याद रखना है कि अगर ज्यादा तंबाकू सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं, हमारे शरीर की जो धमनियां हैं जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं। उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और दीवारें मोटी होने के बाद इसका कुप्रभाव क्या होता है वो समझिएगा
कि धमनियां हमारे शरीर के अंदर जो है उनकी दीवारें मोटी हो जाती हैं और मोटी होने के कारण जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है। हृदय गति जो है वो बढ़ जाती है, श्वास लेने की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो आप ये याद रखना कि अगर हम ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं तो निकोटीन इसके अंदर होता है, जिसके कारण धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और हृदय गति बढ़ जाती है। इसके बाद इसके अंदर आगे याद रखना आप, तीसरा, अगर तंबाकू का सेवन कोई महिला कर रही है और वो गर्भवती हैं, तो उस हालात के अंदर क्या होगा कि जो महिला यहां पर गर्भवती हैं, वो महिला यहां पर उसके अंदर जो बच्चा विकसित हो रहा है, जिस महिला के शरीर के अंदर बच्चा विकसित हो रहा है, उसके विकास की प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी। उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो यहां से मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। किसके कारण? जब वह गर्भवती महिला लगातार तंबाकू का सेवन करती है तो बच्चे के विकास की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, यानी कि भ्रूण विकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको तंबाकू के अंदर याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मदिरा को। पहला प्रश्न हो गया, मदिरे का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो मदिरे का सबसे प्रमुख घटक एथिल अल्कोहल होता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले याद रखनी है। इसके बाद यहां से मदिरा हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है, यानी कि मदिरा सेवन से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखिएगा। अगर मदिरा सेवन किया जाता है, ज्यादा शराब पी जाती है, तो उस व्यक्ति के शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं वसीय यकृत रोग। इसके बाद आगे बात करते हैं हम दूसरे बिंदु पर, ये कि हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ज्यादा मदिरा सेवन से यह यकृत में पहुंचता है, हमारे शरीर के यकृत में पहुंचता है, और यकृत में पहुंचने के बाद जो एथिल अल्कोहल का सेवन किया गया है C2H5OH, यानी कि जो एथिल अल्कोहल लिया गया था, अब वो किस में तब्दील होगा? अब वह एथिल अल्कोहल तब्दील हो जाएगा एसेल्टिहाइड में। तो आप क्या याद रखोगे कि मदिरा सेवन से वसीय यकृत रोग हो जाता है, और ज्यादा मदिरा सेवन से ये मदिरा सबसे पहले यकृत में पहुंचता है, ये शराब यकृत में पहुंचती है, और उसके बाद ये जो मदिरा थी यानी कि एथिल अल्कोहल था, ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा? एसेल्टिहाइड में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि एक विषैला पदार्थ है, यानी कि एक जहरीला पदार्थ है जो व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। तो ये है ज्यादा शराब पीने से होने वाले नुकसान। इसके अलावा ये कहां कहां प्रभाव छोड़ता है उसको देखें। तीसरा प्रभाव देखिएगा, ज्यादा शराब पीने से हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, शरीर का तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ज्यादा शराब के सेवन से तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, मस्तिष्क क्रिया मंद हो जाती है। मस्तिष्क का मतलब है आपका दिमाग, वो दिमाग जो हर काम में तेज होता है, लेकिन जब शराब का सेवन किया जाता है तो क्रिया मंद हो जाती है। जो पहले उसकी इफिशियंसी होती है उतनी इफिशियंसी से वो वापस से वर्क नहीं कर सकता है। इसके बाद शरीर का जो नियमन या नियंत्रण है, शरीर का नियमन और नियंत्रण है वो नहीं रह पाता है। और आखिरी बिंदु के रूप में आप याद रखोगे कि सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है।
तो ये मदिरा के सेवन से होने वाले मुख्य मुख्य कुप्रभाव हैं जिसको आपको याद रखना है और बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं डायरेक्टली यहां से आपको बता रहा हूं। आप प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उन पर गौर करिएगा, क्योंकि जब प्रश्नों पे नहीं जाओगे तब तक हमें आंसर का पता नहीं चलने वाला। तो पहला आप प्रश्न याद रखोगे मदिरा के अंदर कि मदिरा का प्रमुख घटक क्या है। आंसर आपके सामने है कि मदिरा का प्रमुख घटक क्या है, एथिल अल्कोहल है। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुने, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुने, मदिरा सेवन से होने वाले कुप्रभाव कौन कौन से हैं। तो यहां से देखिए, वसीय यकृत रोग हो जाता है, जब ज्यादा शराब का सेवन किया जाता है तो यकृत में पहुंचता है, यकृत में ये एथिल अल्कोहल एसिल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है, जो कि एक विषैला या जहरीला पदार्थ है जो कि व्यक्ति की मृत्यु तक कर सकता है। तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। तीसरी बात करें तो तंत्रिका तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर का नियंत्रण बिल्कुल कम हो जाता है। जब व्यक्ति चलता है शराब पीता हुआ तो हिलता डुलता चलता, कारण क्या है, क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसका शरीर पर बिल्कुल से कंट्रोलेशन नहीं होता, इस कारण से वो इधर उधर हिलता डुलता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे, तो हमारी जो माइंड की वर्क प्रोसेस है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो सोशल प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो बिल्कुल से गिर जाती है। तो ये आपको याद रखना है मदिरा के अंदर। आगे हम बात करेंगे अफीम और हेरोइन की। इस अफीम को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। पहले यहां से देखिएगा कि अफीम किस पादप से मिलता है या किस पादप से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जिस पादप से प्राप्त किया जाता है उसका नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम वह पादप है जिससे अफीम तैयार किया जाता है या अफीम निकाला जाता है। अब आगे देखें आप कि पेपेवर सोमनिफेरम से किस प्रकार से अफीम निकाला जाता है। तो माना कि ये सोमनिफेरम का कोई प्लांट है और प्लांट से ये निर्मित कोई फल है। ये कोई फल है जो किससे मिला है हमको, ये मिला है हमको पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, चीरा लगा देंगे, यानी कि यहां पे कट लगा देंगे इस प्रकार से। और जो ही हम कट करेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं दूध, जिसे हम कहते हैं दूध, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। और ये कट करने से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद हम इस द्रव को या इस दूध को क्या कर देंगे, सुखा देंगे। सूखने के बाद यहां पर क्या बन जाएगा, अफीम बन जाएगा। जी हां, पहला बिंदु क्या है कि अफीम जो है वो किस पादप से तैयार होता है। तो अफीम तैयार होता है पेपेवर सोमनिफेरम पादप से। या फिर परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप याद रखोगे पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जो पेपेवर सोमनिफेरम पादप है उसका ये क्या है, फल है। और फल के अंदर क्या भरा होता है, दूध भरा होता है। और जब यहां पर हम चीरा या कट लगाते हैं तो वहां से ये दूध बाहर आता है और सूख जाता है, जो अफीम का रूप बन जाता है। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अब आगे बात करनी है कि जो अफीम है, इस अफीम में टोटल कितने प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, कुल कितने एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ये एल्केलॉइड वे पदार्थ हैं जिसके कारण व्यक्ति को नशा आता है। तो एल्केलॉइड की अगर बात करें तो अफीम के अंदर टोटल 30 टाइप के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर हमने लिख दिया है 30 एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अब आपको मुख्य मुख्य एल्केलॉइड याद रखने हैं कि कौन कौन से मुख्य मुख्य एल्केलॉइड है जो अफीम के अंदर होते हैं। तो देखिएगा, इधर पहला एल्केलॉइड हो जाएगा यहां से आपका, यहां से याद रख लेना मार्फिन। पहला जो एल्केलॉइड है वो मार्फिन। दूसरा याद रखना कोडीन।
तीसरा याद रख लेना निकोटीन। क्या याद रखोगे? पहला मार्फिन, दूसरा कोडीन, तीसरा निकोटीन, चौथा याद रखना पेपेवरीन, और पांचवा याद रखना है आपको सोमनीफेरिन। तो कितने अल्केलॉइड हो गए टोटल? 30 एल्केलॉइड हो गए। मुख्य कितने हो गए? तो यहां से मुख्य 5 हो गए। पहला मार्फिन, दूसरा कोडीन, तीसरा निकोटीन, चौथा पेपेवरीन, पांचवा सोमनीफेरिन। ये आप 5 याद कर लेना, एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका प्रश्न है। इसमें भी ये जो मार्फिन और कोडीन है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मार्फिन और कोडीन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अफीम के कौन से एल्केलॉइड का उपयोग दर्द निवारक औषधि निर्माण में किया जाता है? तो अफीम के मार्फिन और कोडीन नामक एल्केलॉइड का उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुने। आपने यहां से क्या निकाला? दूध निकाला। दूध निकालने के बाद ये फल भित्ति बच गई। ध्यान से देखें, ये फल भित्ति बच गई। यहां से हमने चीरा लगाया था, दूध बाहर निकल गया। अब इसके अंदर दूध नहीं है, केवल ये सूखा फल है। अब ये सूखा फल क्या कहलाता है? तो यह सूखा फल कहलाता है डोडा। ये डोडा आपने सुना होगा राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसको पीने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो जो माँ होती है वो अपने बच्चों को भी ये पिलाती है ताकि वो देर तक सो जाए और वो अपने काम आसानी से कर जाए। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये डोडा भी एक प्रकार से नशे के रूप में ग्रहण किया जाता है। नशे के रूप में ग्रहण किया जाता है। कहां कहां किया जाता है जरूर से याद रखें। ये मैं बिंदु आपको बता देता हूं स्पेशल पॉइंट के रूप में कि अफीम का सेवन कहां कहां किया जाता है, राजस्थान भारत के किन किन राज्यों में किया जाता है। तो आप याद रखोगे, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। 5 राज्य आपको याद रखने हैं जहां पर अफीम का सेवन अधिक से अधिक किया जाता है। पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा मध्य प्रदेश। यहां पर क्या किया जाता है? अफीम का सेवन किया जाता है। ये तो हो गई हमारे अफीम की बात। इसके आगे हम पढ़ेंगे हेरोइन को कि हेरोइन क्या होता है। इस हेरोइन का निर्माण कहां से होता है? तो अफीम से होता है। और हेरोइन को शरीर में किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है? तो यह शरीर के अंदर इंजेक्शन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यानी कि व्यक्ति क्या करता है? इंजेक्शन लेता है ताकि हेरोइन का नशा उसके शरीर के अंदर आ जाए। दूसरी बात, ये हेरोइन भारत के किन किन राज्यों के अंदर, तो आप ये देख लो, ये भारत, मान लो ये भारत है, तो इस भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत राज्य या पूर्वोत्तर भारत देश के राज्य, इस क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक हेरोइन का सेवन किया जाता है और वो लोग वहां पर इस नशे के अंदर अपने शरीर को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कर रहे हैं इसलिए हम उसको स्वयं के रूप में ले रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना है, हेरोइन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, शरीर में इंजेक्शन के रूप में इंजेक्शन लेकर ग्रहण किया जाता है, अफीम का एक रूप है और पूर्वोत्तर भारत राज्य के अंदर ये ग्रहण किया जाता है। बाकी पश्चिमी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर इसका प्रचलन बहुत कम है। विशेष तौर से आप इसका क्या लिखोगे? पश्चिमी भारत में तो अफीम। तो ये तो थे हमारे नशीले पदार्थ। और अगर आपको ये नशीले पदार्थ समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। तो नशीले पदार्थ हो जाने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये हमारे मानव शरीर व स्वास्थ्य का आखिरी टॉपिक है। देखिए, भारत देश के अंदर खाद्य पदार्थों में मिलावट एक आम बात हो गई है। पिछले वर्षों में 2016, 17, 18 के जब आंकड़े हम देखते हैं तो ये आंकड़े नजर आते हैं कि लगभग जो खाद्यान्न होता है उसके अंदर 30 से 40% मिलावट है।
30 से 40% खाद्यान्नों में क्या है, मिलावट है। ये पिछले आंकड़े 2016 के, 2017 के और 2018 के बताते हैं हमको। हालांकि जो जो समय आगे बढ़ रहा है त्यों तो ये मिलावट का क्रम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत देश के अंदर प्रशासन या तंत्र इतना मजबूत या सशक्त नहीं है कि इस मिलावटखोरी को रोक सके। अब ये मिलावट किन किन रूपों में होती है और ये मिलावट कहां कहां होती है उसको देखें। दूसरी बात, यहां पर हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की, कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम सरकार पे उठाते हैं। सरकार पे इसलिए उठाते हैं क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई पैमाना निश्चित नहीं किया है, कोई मानक निश्चित नहीं किया है कि कितनी मात्रा के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इंटीग्रेडिएंट डालने चाहिए। मिश्रण में जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाया जाता है उसके मिश्रण में किन किन तत्वों का होना जरूरी है, यह सरकार ने अभी तक पैमाना क्रिएट नहीं किया है। तो इसके अंदर आप याद रखें कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो जो तत्व डाले जाते हैं हम उन तत्वों को लेते हैं। लिंडेन एक तत्व है जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा इसमें डाला जाता है मैलेथियन, इसके अलावा इसके अंदर डाला जाता है क्लोरो फायरिफॉस। ये कुछ नाम हैं, ये कुछ तत्व हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाले जाते हैं और इनकी मात्रा या इसका पैमाना निश्चित नहीं है। इसको अधिक मात्रा में डाला जाता है जिसके कारण कई बार व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाता है, उसका स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है, गुर्दों में प्रॉब्लम आ जाती है, यकृत कमजोर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। क्या याद रखोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लीडेन, मैलेथियन, पैथेडीन, क्लोरोफायरिफॉस ऐसे कुछ पदार्थ या ऐसे कुछ रासायनिक तत्व डाले जाते हैं जिनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके कारण शरीर में कैंसर, स्नायु, गुर्दे और यकृत संबंधी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो ये हम सरकार पे सवाल उठाते हैं सीधा सीधा। दूसरी चीज, जो यहां पे ये कोल्ड ड्रिंक्स रहती हैं इसके अंदर ये तो पहला तत्व हमने डाल दिया। अब दूसरा किस प्रकार से होता है? दूसरा इसमें डाला जाता है फास्फोरिक अम्ल। दूसरा इसमें क्या डाला जाता है? तो दूसरा इसके अंदर डाला जाता है फास्फोरिक अम्ल। अब ये फास्फोरिक अम्ल क्या है और ये हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो फास्फोरिक अम्ल जब ज्यादा डाला जाता है तो ये डायरेक्ट हमारे दांतों पे इफेक्ट करता है, दांतों पर क्रिया करता है और दांतों का क्या करता है? क्षय। जो दांतों का इनेमल है उसको कमजोर करेगा। वापस से देख लें कि जो फास्फोरिक अम्ल है ये दांतों पर क्रिया करता है, दांतों को कमजोर करता है, दांतों का क्षय करता है, दांतों पर नुकसान करता है और इनेमल को तोड़ता है। क्योंकि ये फास्फोरिक अम्ल इतना हानिकारक है, इतना तेज है कि ये लोहे जैसी धातु को भी गला सकता है। अगर लोहे को गला सकता है तो हमारी दांत क्या बला है? अगर लोहे को गला सकता है तो हमारे दांत क्या बला है, ये आप जरूर समझें। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें। आगे हम बात करते हैं तीसरे तत्व की। तीसरा तत्व कौन सा है जो हम यहां पे जो फैक्ट्रियों वाले कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डालते हैं? तो फास्फोरिक अम्ल के बाद में यहां से आपको याद रखना है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। ये एथिलीन ग्लाइकोल वो तत्व है जो पानी को या कोल्ड ड्रिंक्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जाने देता, यानी कि उस पानी को जमने नहीं देता। तो ये भी एक हानिकारक रासायनिक तत्व है जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा इसके अंदर डाला जाता है कैफीन, जो कि एक हानिकारक तत्व है। इसके अलावा इसके अंदर डाला जाता है कुछ अम्ल जैसे कि बोरिक अम्ल, एरिथाबोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, एरिथाबोरिक अम्ल। इसके अलावा इसके अंदर एक और अम्ल डाला जाता है बेंजोइल अम्ल।
बेंजोइल अम्ल, ये वो अम्ल हैं जो यहां पर डाले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। बोरिक अम्ल, एरिथाबोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल, ये मिश्रण किसमें डाला जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है। जब इस मिश्रण को कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डाला जाता है और हमारे द्वारा पिया जाता है तो हमारे शरीर के अंदर ये पेट में जाते ही अम्लता पैदा करता है, एसिडिटी, जिसके कारण खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। बस यहां तक। वापस से इसका मैं रिवाइजेशन करवा देता हूं, इसको रिवाइज करवा देता हूं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली बात, कोल्ड ड्रिंक्स जब फैक्ट्रियां बनाती हैं तो सरकार के द्वारा कोई निर्धारित पैमाना नहीं है, जिसके कारण वो कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों को एक सीमा से अधिक सीमा तक डाल देते हैं, एक सीमा से अधिक मात्रा में डाल देते हैं। पहले रासायनिक पदार्थ के रूप में लीडेन, मैलेथियन, पैथेडीन, क्लोरोफाइरिफॉस, ये कैंसर, स्नायुओं, गुर्दे और यकृत संबंधी रोग पैदा करते हैं। दूसरा, इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो कि लोहे जैसी धातु को भी गला सकता है, तो वह दांतों पर इफेक्ट पैदा करता है, वो दांतों का क्षय करता है। तीसरा, इसमें डाला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने नहीं देता पानी को। और चौथा, कैफीन जो कि हानिकारक है। पांचवा, बोरिक, एरिथाबोरिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल जो कि पेट में अम्लता पैदा करता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। और यहां से जब ज्यादा यहां से हम कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो भूख भी नहीं लगती। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स के कारण होती हैं। अगर एक पैमाना मान के अगर कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण किया जाए तो वो एक हद तक सही हो सकती हैं, बट सरकार को इस क्षेत्र के अंदर कदम उठाने चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूध में क्या क्या मिलावटी पदार्थ डाले जाते हैं। तो दूध में यूरिया डालते हैं, दूध के अंदर डिटर्जेंट डालते हैं। पिछले दिनों यहां पर अगर बात करें हम सोशल मीडिया की तो वहां पर यूरिया और डिटर्जेंट का मामला ज्यादा चल रहा था कि अमूल वाले जो हैं वो दूध के अंदर यूरिया और डिटर्जेंट का उपयोग ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उनकी बिक्री में बहुत ज्यादा कमी आई थी, उनकी बिक्री में एकदम से बहुत ज्यादा कमी आई थी। तो आप याद रखना, दूध के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो यूरिया और डिटर्जेंट डालती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब आगे बात करते हैं हम सब्जियों की। सब्जियों में कई प्रकार की सब्जियां होती हैं, विशेष तौर से हम बात करेंगे गोभी की, हम बात करेंगे भिंडी की, या किसी भी हरी सब्जी की, या किसी भी हरी सब्जी की। अब देखो, जो भिंडी और हरी सब्जी है इसमें हरा रंग स्प्रे किया जाता है, हरा रंग स्प्रे किया जाता है। ये हरा रंग क्यों स्प्रे किया जाता है? इसलिए स्प्रे किया जाता है ताकि ये सब्जियां ताजी दिखे, ताकि सब्जियां ताजी दिखे और लोग उसको आसानी से खरीद लें। उसके बाद हम बात करते हैं गोभी की। तो गोभी पर एक यौगिक सिल्वर नाइट्रेट छिड़का जाता है। सिल्वर नाइट्रेट ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? सिल्वर नाइट्रेट गोभी पर इसलिए छिड़का जाता है क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो चमकीला होता है, इस कारण ये गोभी को चमकीला बना देता है। तो यहां पर आप ये सब्जियों में याद रखोगे। दालें, जो दालें हैं, दालें कई प्रकार की होती है, चावल भी होते हैं। दालों और चावल के ऊपर पॉलिश की जाती है और ये विभिन्न कलर हो सकते हैं। जिस कलर की दाल होती है तो उन पे क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। तो ये दालें और चावल भी हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट करते हैं? एक बहुत कुप्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वहां पे दालों और चावल के ऊपर क्या की जा रही है? पॉलिश की जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो दालें मुख्य जो भारत के अंदर ली जाती हैं वो है चना और अरहर। इसका जो बिक्री जो दर है वो सबसे ज्यादा है चना और अरहर की। चना और अरहर ये सबसे ज्यादा बिकने वाली दालें हैं और चने को दालों का वैसे राजा भी कहा जाता है। तो चना और अरहर के अंदर एक दाल का मिश्रण कर दिया जाता है मिलावटखोरियों के द्वारा या मिलावटखोरों के द्वारा, वो है खंसारी की दाल। खंसारी की दाल, खंसारी की दाल किसमें डाली जाती है? चने और अरहर के अंदर।
चने और अरहर के अंदर कौन सी दाल डाली जाती है? खंसारी की दाल, जो कि बिल्कुल लो क्वालिटी की दाल होती है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी की होती है, जो केवल पशु खा सकते हैं, मनुष्य उसका सेवन नहीं कर सकते। लेकिन ये खंसारी की दाल कई बार इसके अंदर डाल दी जाती है, जो मैं शुरुआत में बता चुका था, 30 से 40% तक लोग। आगे बात करते हैं हम दवाइयों की। तो दवाइयों के अंदर भी कई प्रकार के जो है वो मिलावट की जाती है, जिसके कारण पहले तो लोग ग्रसित हैं ही, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, मिलावट वाला दूध पीने से, मिलावट वाली सब्जियां खाने से, इंजेक्शन देकर निर्मित की गई सब्जियां खाने से, मिश्रित दालों से, और ये व्यक्ति यहां पर बीमार हो जाता है। ये सारी मिलावट वाली चीजें खाने के कारण व्यक्ति क्या हो गया? बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद ये जाता है मेडिकल स्टोर पे या हॉस्पिटल्स पर, तो वहां पर भी मिलावट वाली दवाइयां देते हैं इस व्यक्ति को, जिससे ये और बीमार हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है, या हम कहेंगे कि पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार फैल चुका है। ये वो दवाइयां हैं जो डॉक्टर पर्चे पर लिख के देता है और एक बीमार व्यक्ति उसको ले जाता है। अगर उसका सेवन एक बीमारी तक किया जाता है तो ठीक है। अगर इस मार्फिन, पैथिडीन, ब्यूप्रिनोफ्रिन और प्रोपेक्सिफिन का उपयोग एक बीमारी तक किया जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए या इसका दुरुपयोग किया जाए तो वो हो सकता है नशे के लिए, क्योंकि ये वाली दवाइयां मार्फिन, पैथिडीन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपेक्सिफिन, ये दवाइयां नशे के रूप में भी उपयोग में ली जाती हैं। पहले व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, पर्चा लिखवाता है, वहां से दवाइयां मेडिकल स्टोर से लेता है और उसका दुरुपयोग करता है नशे के रूप में। तो ये चीज आप यहां से जरूर याद रखना। इसके बाद हम बात करें मिलावटखोरों के लिए, तो मिलावटखोरों के लिए एक समिति बनी हुई है, वो दवाइयों से रिलेटेड है। दवाइयों से संबंधित मिलावटखोरों के विरुद्ध एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम है माशेलकर समिति। माशेलकर समिति, ये माशेलकर समिति क्या कहती है, ध्यान से सुने, कि जो फैक्ट्रियां या जो व्यक्ति दवाइयों के अंदर मिलावट करता है, जो व्यक्ति या जो फैक्ट्रियां दवाइयों के अंदर मिलावट करता है, उसको मृत्युदंड दे दिया जाए, उसको मृत्युदंड दे दिया जाए। ऐसी सिफारिश कौन करता है? दवाइयों या मिलावट वाली दवाइयों के विरुद्ध बनी एक समिति, माशेलकर समिति, कहती है कि जो दवाइयों के अंदर मिलावट करता है उसको मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने भी एक कानून बनाया था 1954 के अंदर, लेकिन उस कानून की अनुपालना अभी तक नहीं हुई है। उस कानून की अनुपालना अभी तक नहीं हुई है और सरकार जो है वो फैक्ट्रियों वालों के साथ मिल जाते हैं और कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, जिसके कारण यहां पर इसी प्रकार से मिलावट वाली दवाइयां और मिलावट वाला सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। तो यहां से आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये इस प्रकार से जो है मिलावट हमारे देश के अंदर आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया है मानव शरीर व स्वास्थ्य। ये पहला चैप्टर इतना ही है, इसके बाद हम आगे की क्लास में दूसरा चैप्टर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप लाइक करें, इसको शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों तक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन की घंटी होगी, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। लगातार हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।